देखिए राहुल जी, क्या है ये बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है कि राजनीति बीजेपी की जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो उसके बाद से यहाँ तक क्यों आ गई। आपको याद होगा जब यूपी के खिलाफ पूरा देश में माहौल बन रहा था, भ्रष्टाचार से लेके महंगाई से लेके और तमाम मुद्दे सामने थे, और उन मुद्दों के समाधान के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश किया गया। हमारे देश में क्या है, ये इसको खूबसूरती कहिए या फिर आप थोड़ी सी कमजोरी कहिए कि हमारा जो वोटर है वो कुछ भावुक किस्म का है और वो नायक पसंद है। हालांकि पूरी दुनिया में नायक पसंद किए जाते हैं, फॉलोअर होते हैं नायक के, लेकिन यहाँ ये तत्व जो है यहाँ के जनमानस में ज्यादा है। वो थोड़ा सा भावनाओं पर चलता है, और इसके साथ साथ सबका साथ और सबका विकास पर ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये यहाँ क्यों आ गई, इसके पीछे बहुत सारे समीकरण समझने पड़ेंगे। पहली तो बात, इसको आप ये समझिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां जीतना भी होता है, आपको पल पल जीतना होता है। तो जब आप जीतने की खोज शुरू करते हैं और जब ये मान के चलते हैं कि जीतना ही प्रथम और पहला और आखिरी पड़ाव है, पहला और आखिरी लक्ष्य है, जीतने के अलावा कुछ भी नहीं है, तो तब ये होता है कि फिर खोज की जाए कि अब कैसे। जैसे सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात करेंगे, जब नोटबंदी आई, नोटबंदी के बाद कोविड आया, तो ये मान के चला गया कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा के खिलाफ जा सकता है, या हो सकता है भाजपा को नरेंद्र मोदी को पसंद भी करता हो लेकिन उसकी पसंद में कमी आ गई है। अब वो हो सकता है वोट ना करे या वो वोट के विकल्प ढूंढने लगा है। हो सकता है उसको विकल्प अभी ना मिल रहे हो, लेकिन वो ढूंढ रहा है कि इसके अलावा भी कोई विकल्प हो सकते हैं। तो फिर ये खोज शुरू होती है कि अच्छा चलिए ठीक है, अगर इतने परसेंट वोट हमारे, जो डेटा की बात आती है और जो डेटा एनालिसिस के साथ साथ जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि इतने परसेंट वोट कम हो सकते हैं हमारे, अगड़ी जातियों के हो सकते हैं, किसानों के हो सकते हैं, किसान आंदोलन बहुत सारा चला है, या फिर उसके पहले व्यापारी वर्ग है उसके हो सकते हैं, जीएसटी और तमाम चीजें जो दिक्कतें आई है। तो फिर वोट बैंक कहाँ बचा हुआ है? फिर ये आता है कि वोट बैंक यहाँ बचा है कि जो दलित है या फिर कुछ समुदाय है, वो शायद सारे वोट नहीं कर रहे हैं, कहीं बसपा के को वोट जा रहा है या कहीं किसी दूसरी पार्टी को वोट जा रहा है। कांग्रेस का भी वो लंबे समय तक वोटर रहा है, तो हो सकता है कुछ ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। तो जब इस पे अनुसंधान शुरू होते हैं, तो अनुसंधान शुरू होने में ये होता है कि ये वोट कैसे लाया जाए। फिर ये प्रयोग होता रहता है लोकतंत्र में कि कैसे लाया जाए, लेकिन ये समझना पड़ेगा। मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले मैं एक चीज कहता हूं कि आप ये सोचिए कि अयोध्या में अगर हम मंदिर की बात करें, राम मंदिर की बात करें, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बना सकते थे क्या? उसके पहले और कई सारी सरकारें आई, वे नहीं बना सकते थे क्या? लेकिन साथ साथ में राजनीति जब आप करते हैं तो वहां विवेक काम करता है, और किसी भी बात के, किसी भी एक्ट के जनमानस पे क्या असर जाने वाले हैं, ये एक महत्व होता है, उसको समझा जाता है। ये बहुत साइकोलॉजिकल प्रिडिक्शन होते हैं कि इसका क्या असर जाएगा, इससे कैसे प्रभाव पड़ेगा जनमानस पर। है क्या ये जो हम बात करते हैं कि पर्व पहले भी मनते थे लेकिन आज उस तरीके से नहीं मन रहे, हम जो बात करते हैं कि नफरत बढ़ गई है, हम जो बात करते हैं कि दंगे जैसे माहौल से हो गए हैं, दरअसल है क्या, आप समाज को जब हम बहुत सारी कैटेगरीज में बांटते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समाज उस रो में बह रहा है जिस रो में दिख रहा है। होता क्या है कि जब समाज को कैटेगराइज करते हैं, जो जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे थे या राजीव जी कह रहे थे कि इंटेलेक्चुअल समाज जो है वो अपनी बात नहीं कह रहा है, या फिर दरअसल जो विवेकशील लोग होते हैं वो विवेकशील लोग कई बार चुप बैठ जाते हैं। उनको ये भी पता होता है कि ये भी दौर बहुत ज्यादा नहीं लंबा चलने वाला है। आप पिरामिड देखिए, मैं आप चीजों को समझिए, जब हम चीजों को बहुत गहराई में समझते हैं ना, आप वृंदाक्रांत की बात करते हैं, मैं कहता हूं वो भी तो एक ही पक्ष लेके हमेशा घूमती रहती है। आप जिसकी भी बात करते हैं वो बहुत कलेक्टिव सोच के साथ साथ, बहुत जैसे कि मैं किसी की बात नहीं करता, मैं सपा की बात नहीं करता, या फिर लालू की या ममता की, किसी की नहीं, मैं कांग्रेस की बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस
और कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवादी हो गए हैं। सब कोई सोच रहे हैं कि मेरे पास जितना बचा हुआ है मैं किसी तरह इसको बचा लूं, जितनी मेरे पास स्पेस है मैं किसी तरह उसको बचा लूं। लेकिन आपको इकट्ठा होके सोचना पड़ेगा कि कैसे हम खड़े हो सकते हैं। आप कई बार जब आप व्यक्ति से ऊपर सोचते हैं तो समाज में और देश के बारे में सोचते हैं, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप सारी चीजें छोड़ के समाज के लिए और मुल्क के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जब जो आप कह रहे हैं कि क्या ये हो गया है, वो बहुत थोड़े से लोग हैं, और बहुत थोड़े से लोग जब बाहर नहीं, वो पहले भी ऐसे ही थे और कुछ उनमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। समाज का बहुत बड़ा तबका है। मैं उस समय मेरी बात रह गई, जो मैं कह रहा था कि आज खड़े होकर लोग पत्रकारिता पे और पत्रकार बिरादरी पे तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो वही खड़े हो रहे हैं कि अपनी बात नहीं रखते, सही नहीं कहते। आप उसको भी दो भागों में बांटिए। एक वो है जो समझते हैं चीजों को, वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये दौर भी गुजर जाएगा। हालांकि उनको उठना चाहिए, सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। दूसरे वो होते हैं जो सोचते हैं कि इस दौर को कैसे बुना लिया जाए। आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे मिलेंगे जो पर्दे पे कह रहे हैं, जो ऑन कैमरा कह रहे हैं, जब अकेले में उनसे बात करते हैं वो खुद कहते हैं, बोले कि हाँ यार ये गलत तो है ही, लेकिन क्या करें, ये वक्त ऐसा है तो इस वक्त में ऐसे ही चलना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी वो आती है जब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप चौथे स्तंभ की बात करते हैं, आप पत्रकारिता की बात करते हैं, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आपको 2-2 4-4 हजार रुपए जो बहुत छोटे लेवल पर लोग जुड़े हुए हैं कस्बा में और दूसरी जगह जुड़े हैं, बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। वो बहुत बुरी आजीविका से और अपने अर्थतंत्र से जूझ रहे हैं। और जब से इंटरनेट का जमाना आया है, जब से क्लिक का जमाना आया है, जब से आपकी बात को व्यूज के आधार पर तोला जाने लगा है, तब से वहां उसी हिसाब से आपकी वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होता है। मैं पैसे की बात कर रहा हूं, आपके वीडियो का, आपकी खबर का, उसका वैल्यूएशन होता है। तो वहां उसको समझ ही नहीं है इतनी कि मैं जो कह रहा हूं इसकी समाज में क्या प्रतिक्रिया आएगी। आप जो न्यूटन की बात करते हैं, हम जितने जीवन में शब्द बोलते हैं, हर शब्द एक एनर्जी के साथ ही ट्रेवल करता है। हमें पता ही नहीं है मतलब उनको पता ही नहीं है कि इस शब्द को समाज में जाके इसके रिफ्लेक्शन क्या आने वाले हैं, इसके असर क्या जाने वाले हैं, मन मस्तिष्क पे इसके असर क्या पड़ने वाले हैं। तो ये तो हो गई एक बात। जिनको पता है वो चुप बैठ गए हैं, और जिनको पता नहीं है वो धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है आपके बोलने से। दूसरा, समाज को मैं कहा कि जब जब लोकतंत्र में सत्ता प्रथम हो जाती है तो तब अनुसंधान किए जाते हैं कि अब कैसे जीता जा सकता है, अगली जीत कैसे हो सकती है, फिर उससे अगली कैसे हो सकती है। तो समाज को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे आप आज से कुछ समय पहले परिवार में एक चर्चा होती थी, और चर्चा होने के बाद ये होता था कि अच्छा ये फला फला कैंडिडेट है और इस को वोट देना है, ये उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बल्कि उसकी बात ही नहीं करते थे, खानदान की बात करते थे, परिवार की बात करते थे। बोले यार ये वो फला परिवार से आता है, वो ठीक नहीं है, उनको वोट नहीं देंगे, या फला गांव से आता है, इलाके से आता है, उनके इतिहास इस तरह का रहा हुआ है। ये एक बात हो गई। दूसरा, फिर तय करते थे, चुनाव जिस दिन वोटिंग होती थी उसके एक दिन पहले आपने घर में बैठ के बात करते थे कि ऐसे ऐसे ये हम करेंगे और इस तरह जाएगा, फला जगह वोटिंग करेंगे। इस एसोसिएशन को तोड़ने की सबसे पहले जरूरत आन पड़ी इस देश में, क्योंकि जीतना है। और ये एसोसिएशन कैसे टूटेगा? सबसे पहले टूटा कि एक 40+ का आदमी एक युवा है, तो आप जब 40+ की बात करते हैं तो आप जब आदमी 45 के ऊपर हो जाता है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। या तो वो समझ जाता है अपने अनुभव से, या फिर वो समझने के साथ साथ वो एक तय ढर्रे में बंध जाता है, वो समझता नहीं। फिर युवा और बुजुर्ग को किया गया, फिर उसके बाद पुरुष और महिला को किया गया। पुरुष महिला को किए जाने के साथ साथ जाति व्यवस्था तो चली रही थी, उसमें भी थोड़े से अनुसंधान किए गए। तो ये सारा का सारा मैं ये मान के चलता हूं कि जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसको ये समझना पड़ेगा और उन लोगों को साथ में लाना पड़ेगा। वहां वहां व्यक्ति प्रथम का जो बैरियर है वो तोड़ना पड़ेगा। तो मैं ठीक ये है। मान के चलता हूँ कि
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।